17 अप्रैल 1997 उड़ीसा की राजनीति ने एक नया सूरज देखा। इस दिन उड़ीसा में एक पुराने युग का अंत हुआ और अब राज्य को संभालने की उम्मीद जिस आदमी से लगाई गई वो था एक आम आदमी, एक ऐसा आदमी जिसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उड़ीसा को संभालना तो छोड़िए, वो तो इस राज्य की भाषा बोली तक को नहीं जानता था। उसकी जवानी तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में कटी थी। अधेड़ उम्र तक तो वो केवल जीन्स टी शर्ट में चिल किया करता था, लेकिन फिर राजनीति में उसका टांका कुछ ऐसे जुड़ा कि नेता का सफेद कुर्ता पजामा ही उसका साथी बन गया। लोगों को लगा कि मजबूरी में पॉलिटिक्स में उतरा ये नौजवान कहां लंबे समय तक कुर्सी संभाल पाएगा, मगर जब सच में इसने सत्ता को संभाला तो ऐसा संभाला कि 2 दशक तक उसे उसकी कुर्सी से कोई हिला तक नहीं पाया। ये कहानी है उड़ीसा के एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की, जिन्होंने कभी बल्कि जीरो से अपनी पॉलिटिकल सफर को शुरू किया था और कुछ ही सालों में उड़ीसा को ऐसे अपने रंग में रंग दिया कि वो उड़ीसा के सबसे चहेता चेहरा बन गया। अब सवाल आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया, कैसे एक कल का आया लड़का उड़ीसा की राजनीति का हीरो बन गया और बीजेपी को इसे सत्ता से हटाने में आखिर कितने पापड़ बेलने पड़े। शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। गुड्डू भैया की ये लाइन अगर इंडियन पॉलिटिक्स में किसी पर फिट बैठती है तो वो है नवीन पटनायक। ये नाम, ये चेहरा और ये हस्ती राजनीति के दलदल में कूदे तो मजबूरी से थे, लेकिन फिर इसके रंग में ऐसे रंगे कि कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। और निकलते भी कैसे, जब खानदान की जड़ें ही राजनीति से मिली हुई थी। दरअसल नवीन पटनायक के पापा बीजू पटनायक खुद 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। ओडिशा के लोग उन्हें कलिंग का सांड कहते थे, क्योंकि वो केवल एक मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी तो 1940 के दशक में ही हो गई थी। अपने करियर में वैसे तो वो पायलट थे, लेकिन देश की आजादी में भी उनका एक अहम योगदान था। इंडिपेंडेंट इंडिया में रहकर उन्होंने उड़ीसा के लिए बहुत से ऐसे कई काम किए थे जिससे लोगों को रोजगार मिला और उड़ीसा का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे रोजगार से हटकर राजनीति की तरफ कब उनका रुझान बढ़ गया उन्हें भी पता नहीं चला। नेहरू के राज में वो 2 साल के लिए एक बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन फिर ये मौका उन्हें 1990 में जनता पार्टी की जीत के साथ ही मिला। पूरे 5 साल जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री रहने के बाद 1995 में उठना पड़ा और इसी के साथ 1997 में उनकी मौत हो गई। यहाँ से बीजू पटनायक ने तो राजनीति को अलविदा कह दिया, लेकिन अब नवीन पटनायक को राजनीति का दामन संभालना पड़ा। हालांकि वो परिवार में सबसे छोटे थे और उनसे बड़े भाई और बहन भी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके बड़े भाई प्रेम पटनायक ने सियासी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया था। साथ ही बहन ने तो पहले ही शादी करके अपनी गृहस्थी अमेरिका में बसा ली थी। तो ऐसे में बीजू पटनायक का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने का भार सीधा नवीन पटनायक पर था। मजबूरी में उन्होंने जीन्स टी शर्ट का साथ छोड़कर सफेद कुर्ते पजामे को अपना तो लिया था, लेकिन आगे वो कितना सफल होने वाले थे इसकी कोई गारंटी नहीं थी साहब। आलम तो ये था कि नवीन को अपनी मातृभाषा ओडिया भी नहीं बोलनी आती थी। दरअसल नवीन के बचपन की बात करें तो उनकी पढ़ाई मशहूर दून स्कूल से हुई है। बाद में उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से कला में ग्रेजुएट की पढ़ाई की थी। इस दौरान संजय गांधी उनके क्लासमेट रहे थे और स्कूल में लोग नवीन को पप्पू कहकर पुकारते थे। जाहिर था कि उनका बचपन राजनीति और मातृभाषा उड़िया की छाया से दूर बीता था और जवानी न्यूयॉर्क में हाई प्रोफाइल पार्टियों में ही बीती थी। इसी का नतीजा था कि उनको उड़िया नहीं बोलनी आती थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओडिशा भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती थी कि एटलीस्ट वो अपनी भाषा तो जाने, लेकिन इसके ऑपोजिट जब वो स्पीच भी देने जाते थे तो ओडियन सेंटेंसेस को रोमन में लिखकर कहते थे। खैर हम ये कह सकते हैं कि केवल उनकी एकमात्र कमजोरी थी, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि ओडिशा के लोगों को नवीन पटनायक की ये अदा पसंद आ गई। जाहिर था राजनीति उनके खून में थी, तभी तो जब उन्होंने ओडिशा में कदम रखा तो उनकी ये पहचान बन गई थी कि ये बीजू पटनायक का बेटा है और बेटे ने भी विरासत को संभालने के लिए वो जुमला उछाला जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं उछाल पाते। उन्होंने कहा, विरासत में मुझे पिता की जनता के प्रति जिम्मेदारियां मिली हैं, उनका विशेष अधिकार नहीं। उनकी इस बात ने लोगों के दिलों में जैसे अपनी जगह बना ली। इस बात से नवीन पटनायक ने ये तो जताने की कोशिश की कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। इसलिए जब वो 1997 में आस्का से लोकसभा उपचुनाव लड़ने खड़े हुए तो आसानी से जीत गए। हालांकि इस जीत के साथ ही नवीन पटनायक जनता दल से एक राजनीतिज्ञ के तौर पर स्थापित हो गए थे, लेकिन अगले ही साल के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और नाम रख दिया बीजू जनता दल। 1998 का चुनाव नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी से लड़ा, जीता और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो गठबंधन के सहयोगी तौर पर नवीन पटनायक भी उस सरकार का हिस्सा और फिर मंत्री बन गए।
आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस दौर में कहते थे कि नवीन राजनीति में सादगी की एक मिसाल है। देश में उनके जैसे बहुत ही कम राजनीतिज्ञ हैं। कहा जाता है कि जब नवीन पटनायक राज्य के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पार्टी में नंबर 2 के नेता रहे बिजॉय महापात्रा का टिकट काट दिया था। बहुत कम बोलने वाले नवीन पटनायक ने बिना हल्ला हंगामा किए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को चुपचाप किनारे लगा दिया था और लोग उन्हें इसलिए इतना पसंद भी करते थे। खैर, नवीन के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा शिफ्ट 1999 में आया जब ओडिशा में एक भयंकर तूफान आता है। इस नेचुरल डिजास्टर ने उड़ीसा की कमर तोड़कर रख दी। आलम यह रहा कि करीब 10,000 लोग मारे गए और कई लोग बेघर हो गए। मतलब अब तक जो गरीब उड़ीसा चलना सीख रहा था उसके हाथ से वो भी निकल गया था। इस घटना से नवीन को एक बड़ा धक्का लगा। उनके अंदर का नेता पूरी तरह से जाग गया। राज्य में इतनी परेशानियों को देखते हुए उन्हें आपदा में सियासी अवसर दिखाई दिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर किया और सीधे पहुंच गए ठाकुर मुंडा, जो मयूरभंज जिले में पड़ता है। हेलीकॉप्टर में बैठने और ठाकुर मुंडा पहुंचने से पहले ही नवीन पटनायक के पास एक पर्चा पहुंचा था जिस पर अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ठाकुर मुंडा। वो इस शब्द को पढ़ते रहे, रटते रहे और तब तक रटते रहे जब तक कि ये शब्द उनकी जुबान पर ना चढ़ गया। फिर जब वो ठाकुर मुंडा पहुंचे तो मंच संभालने के साथ ही बोल पड़े। मेरे पिताजी को ठाकुर मुंडा बहुत प्यारा था। सुनते ही भीड़ ने नवीन पटनायक जिंदाबाद के नारे लगाए। नवीन पटनायक फिर बोले, मेरे पिताजी ने बोला था बेटा ठाकुर मुंडा जरूर जाना। इतना सुनते ही जनता जय जयकार कर उठी। जनता को लगा कि बीजू पटनायक को वाकई ठाकुर मुंडा बेहद पसंद था और उन्होंने अपने बेटे से भी इसका जिक्र किया था। लेकिन ये महज राजनीतिक शिगुफा था जो नवीन पटनायक की ओर से उछाला गया था। नवीन पटनायक जब उगली रैली करने केंद्रपाड़ा गए तो यही बात दोहराई कि मेरे पिता को केंद्रपाड़ा बहुत प्यारा था। उन्होंने कहा था कि बेटा केंद्रपाड़ा जरूर जाना। तब आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था कि किसी का कहा तुरंत ही वायरल होकर दूसरी जगह पहुंच जाए। तो नवीन पटनायक जहां भी जाते थे यही कहते थे कि वो जगह उनके पिता को बहुत प्यारी थी और उनके पिता ने कहा था कि बेटा वहां जरूर जाना। नवीन पटनायक ये बातें बार बार लगातार कहते रहे। जब फरवरी 2000 में ओडिशा में विधानसभा के चुनाव हुए तो नवीन पटनायक की बनाई गई पार्टी बीजू जनता दल ने अकेले ही 68 सीटें जीत ली। सहयोगी बीजेपी ने भी 38 सीटों पर जीत दर्ज की। फिर नवीन पटनायक केंद्र की राजनीति से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए और इसमें उनका साथ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस पार्टी के बल पर ही नवीन पटनायक अपनी सरकार बना पाए। हालांकि ये पहली बार था जब बीजेपी और बीजू जनता दल गठजोड़ से सरकार बना रही थी। लेकिन अब ये गठजोड़ लंबा चलने वाला था क्योंकि नवीन एक सफल लीडर के तौर पर जनता के सामने उभर कर आ रहे थे। उनको लेकर तब एक कहावत भी काफी पॉपुलर होती थी कि वो शायद भारत के सबसे चुप रहने वाले राजनेता हैं जिन्हें शायद ही किसी ने ऊंची जुबान में बात करते सुना हो। ये उनका मृदु भाषी शिष्ट व्यवहार ही था जो लोगों को काफी पसंद आता था और नो डाउट इसलिए तो वो इतने लंबे समय तक ओडिशा में राज भी कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार अपने कार्यकाल में दूध की धुली रही, बल्कि कई बार पटनायक सरकार विवादों से घिरी भी रही। स्पेशली खनन घोटाला, चिटफंड घोटाला और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया और ऐसे स्कैम्स में फंसने की वजह से सरकार से लोगों का ट्रस्ट थोड़ा कम भी हुआ। लेकिन इन सब के बाद भी नवीन पटनायक की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। लोग उन्हें उनके पापा के नाम से और एक सरल राजनेता के रूप में पसंद करते रहे। इसके लिए कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में गरीबों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम भी काफी फायदेमंद रहा। हालांकि उनके अपने क्षेत्र में वो माइग्रेशन जैसे बड़े इशू का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर भी लोगों ने नाराजगी नहीं दिखाई। इसके साथ बीजेडी ने भी इस बात को लेकर कभी हामी नहीं भरी कि उनके शासन व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम थी। वैसे बता दें कि 2000 में बीजेपी के गठबंधन से जीतने के बाद एक लंबे समय तक ये गठबंधन जारी रहा। खुद 2004 में भी बीजेपी और बीजेपी के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन हुआ। एक बार फिर गठबंधन को बहुमत मिला और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में बीजेपी को 61 विधानसभा सीटें मिली जबकि बीजेपी के खाते में 32 सीटें आई। लोकसभा सीटों की बात करें तो 21 में से 11 सीटों पर बीजेडी ने कब्जा जमाया जबकि 7 सीट बीजेपी को मिली। लेकिन इनके गठबंधन में दरार तब आई जब 2009 में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बीजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया। 147 विधानसभा सीटों में से 103 पर जीत हासिल की जबकि बीजेपी सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। वहीं लोकसभा में बीजेपी को 14 सीटें मिली जबकि बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिल पाई। इसके बाद तो एक लंबे समय तक ओडिशा में बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया।
वो अनबीटेबल एक किंग की तरह सत्ता में आसीन रहे। लेकिन अब साल 2024 में नवीन को ओडिशा में एक ऐसा झटका मिला कि उनका किला एक ही दिन में ढह गया। जी हां, यहाँ मतदाताओं ने भाजपा की झोली में न सिर्फ लोकसभा की लगभग सभी सीटें डाल दी, बल्कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत देकर राज्य में बिना बाधा सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये केवल नवीन की लोकप्रियता में आई कमी की वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी की छवि इतनी बड़ी हो गई है कि लोगों ने उनके हक में वोट किया। इसके अलावा ऑपोजिशन की कमी के चलते भी बीजेपी की इमेज पूरे देश में स्ट्रांग होती रही। जाहिर है इसका असर उड़ीसा पर भी पड़ा और हमेशा नवीन का दामन थामने वाली जनता ने अचानक नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास दिखाया। इसके अलावा कहा जाता है कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अब नवीन की उनकी पार्टी और सरकार पर बहुत कम नियंत्रण है। इसके बजाय उनका ज्यादातर काम राजनेता बने वीके पांडियन द्वारा किया जाता है। दरअसल सत्ता में रहते हुए पांडियन पटनायक के पसंदीदा थे और वो बीजेडी के अभियान को बड़े पैमाने पर चलाते थे, जबकि पटनायक कार्रवाई से कई बार एब्सेंट रहते थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ही लोगों को लगने लगा था कि पटनायक सरकार को वोट देने का मतलब बीजेडी की जीत नहीं होगी, बल्कि सत्ता पर पांडियन की वापसी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों ने नवीन के बजाय मोदी जी को चुनना ही सही समझा। वैसे बता दें कि उड़ीसा में बीजेपी की जीत के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि करीब 28 वर्ष पहले वो ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी थे। वो यहाँ पर जमीनी रूप से जुड़े थे। लंबे समय तक यहाँ तैनाती की वजह से उनके राज्य में मजबूत पकड़ बन गई थी। यहाँ पर एक एक सीट के लिए अलग अलग रणनीति बनाने में भी उनकी खासी भूमिका रही है। ऐसे में जाहिर था कि ओडिशा में जीत की कहानी बीजेपी ने अपने लिए लिख दी थी। लेकिन इस जीत के साथ जो एक और चीज हुई वो थी नवीन की सत्ता से विदाई। कमाल है कि एक समय पर जिस बीजेपी ने ही नवीन को कुर्सी पर बैठाया था और उनके उदय के लिए अपना सपोर्ट दिखाया था, आज उन्होंने ही राजनीति से उन्हें विदाई भी दिलवा दी। इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, बीजेडी की ऐसी कौन सी गलती थी जो उन्हें महंगी पड़ी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।